अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए वो चीज़ लाए हैं जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और हमें बहुत बार आपने जो है मैसेज की कॉल किए कि सर आप वो पिछले साल की तरह जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ लाइए बोर्ड के लिए, क्योंकि पिछले साल हमारे क्वेश्चंस की जो सक्सेस रेट रही थी दैट्स 90% प्लस। तो उसी सिलसिले में आज हम आपके लिए फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फर्स्ट है उसका पार्ट फर्स्ट लाए हैं और कल इसका पार्ट सेकंड आएगा और कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम ऐसे जो है हर एक चैप्टर में आपका जो है एक्सपेक्टेड गेस जो है आपके साथ कंटिन्यू करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स में भी, सो दैट हम आपका सिलेबस जो है पूरा इसमें जो है कंक्लूड करके जो आपका जो है आपका बोर्ड जो है जो आपका बोर्ड में फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसे 95% प्लस जो है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है आने चाहिए। सो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट्स पार्ट फर्स्ट इज, देखिए पहला क्वेश्चन है स्टेट कूलम्स लॉ, एक्सप्रेस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड डिफाइन यूनिट चार्ज। तो आप सबको पता होना चाहिए दैट कूलम्स लॉ जो है आपका कूलम्स लॉ, तो वी विल डिस्कस एवरी डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। कूलम्स लॉ के बारे में फर्स्ट थिंग इज इट इज वैलिडिटी। इट इज वैलिड, क्योंकि ये पहला पॉइंट है जो बच्चों को पता नहीं होता है। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। हम पूरा कूलम्स लॉ डिस्कस करते हैं बट हमें इसकी वैलिडिटी नहीं पता होती। इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज इज दैट चार्ज, पॉइंट चार्ज is that charge which produces an electric field, which produces an electric field which produces an electric field which is inversely proportional to square of distance, which is inversely proportional to square of distance. ऐसा चार्ज जो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्जेड पार्टिकल। मतलब अगर आपके पास एक चार्जेड पार्टिकल है क्यू, तो फॉर सम डिस्टेंस अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ऐसे चार्ज को हम फिजिक्स में पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो कूलम्स लॉ तो हम डिस्कस करेंगे बट फर्स्ट इट्स वैलिडिटी कि ये किन चार्जेस के लिए वैलिड होता है। इट्स वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड पॉइंट चार्जेस आर दो चार्जेस इन फिजिक्स which produce an electric field of the type which is inversely proportional to the square of distance। तो चार्ज से आप किसी डिस्टेंस पे जब फील्ड निकालेंगे वो फील्ड अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जैसा कुछ आया तो ऐसे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। एंड कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो अब जो है आपका कूलम्स लॉ क्या कहता है? नाउ कूलम्स लॉ, तो वैलिडिटी नाउ वी हैव डिस्कस्ड। अब आपका कूलम्स लॉ जो है इट इज स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ इज दैट whenever you are having 2 point charges, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया, for any 2 point charges separated by some distance, there exists a force between them. That force is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance. That is, अगर आपके पास दो charges है Q1 and Q2 separated by some distance R, तब इनमें एक फोर्स एग्जिस्ट करता है एज पर कूलम्स लॉ which is directly proportional to the product of their magnitudes, that's Q1 and Q2. Equation first, for any 2 point charges separated by some distance, there exists a force between the 2 point charges which is directly proportional to the product of their magnitudes and then inversely proportional to the square of distance, and then combining first and second we can have it is proportional to Q1 Q2 directly but inversely proportional to the square of distance. Then removing the proportionality we multiply there with a constant of proportionality, that's 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square, because we believe that कि in between the two charges the medium is air or vacuum। यहाँ पे जो medium है या तो इन दो charges के बीच में medium जो involved है या तो air है या vacuum है, तब जाके ये एक्सप्रेशन वैलिड है। सो फॉर एनी 2 point charges Q1 and Q2 separated by some distance, there always exists a force
दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये सम पे डिपेंड नहीं करता, सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डिवीजन पे डिपेंड नहीं करता। हम क्लासरूम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ, बट यहाँ पे इस स्टेज पे जो कि हम गेस्ट डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका जो है आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे वहाँ वो हम आपको समझा रहे हैं दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फिर मैंने कंबाइन किया फर्स्ट एंड सेकंड को, वी हैव दिस इक्वेशन एंड देन रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वी हैव मल्टीप्लाइड देयर विद द कांस्टेंट दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका फोर्स का इक्वेशन बना दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square. This gives the magnitude of the force between two charges when they are separated, when they are in a medium that is either air or vacuum, then this force exists. तो ये उसका magnitude है, but this force can be attractive as well as repulsive, depends on the polarity of the charges. If the two charges are like charges, then it will be a repulsive force, but if the two charges are unlike charges, then it will be an attractive force. Magnitude ये है, फिर इनका इस force का जो है nature ये attractive होगा कि repulsive, वो depend करेगा polarity of charges पे। तो ये magnitude के लिए आपके पास जो है इक्वेशन डेवलप हुआ। इस इक्वेशन में जो एप्सिलॉन नॉट होता है आपका, इस इक्वेशन में जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। वी कॉल दिस एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको आपने नाम दिया वैक्यूम का, वी कॉल दिस एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको आप वैक्यूम भी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लेते हैं दैट इज 8.8 इंटू 10⁻⁻12। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर यूनिट के लिए आप एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लीजिए, फोर्स नीचे आएगा, चार्ज और चार्ज का हो गया कूलम स्क्वायर। जब कूलम स्क्वायर ऊपर आया, एप्सिलॉन नॉट आपने ऊपर लिया, नीचे फोर्स आ गया, तो यहां आ गया न्यूटन, और आर स्क्वायर मींस डिस्टेंस स्क्वायर, तो इट इज मीटर स्क्वायर। और फिर अब आपको 1 भी पता है, 4 भी पता है, पाई भी पता है, एंड एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पता है। तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आता है, दैट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इज वी टेक इट एज 9 इंटू 10⁻⁹, हम इसका वैल्यू लेते हैं। फिर अगर इसका भी यूनिट आपको चाहिए तो आर, इसको इधर मल्टीप्लाई लाइए, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, और कूलम दो नीचे आएंगे तो कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया न्यूटन, फिर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.8 इंटू 10⁻⁻12। फिर आपने एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिया, यूनिट के लिए कूलम इंटू कूलम होता है कूलम स्क्वायर, फोर्स नीचे आया तो न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर स्क्वायर। इन द सेम फैशन अब जो ये सारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻9 आता है, और इसका यूनिट हम कैसे लेंगे, फोर्स का न्यूटन हो गया, फिर आर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, कूलम दो नीचे आएंगे तो आपका जो है इसमें जो है कूलम स्क्वायर आ जाएगा। दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट सर अगर यही फोर्स हमें, अगर यही दो चार्जेस अब एयर और वैक्यूम के बदले और किसी मीडियम में हुए, देन द फोर्स फॉर द बिटवीन द सेम टू चार्जेस इन सम मीडियम, तो इन सम मीडियम के लिए हम क्या करते हैं, इन सम मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, तो इन सम मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, अदर देन एयर और वैक्यूम, अगर इन के बदले और कोई मीडियम आपने उसी में प्लेस किया इन दो चार्जेस को, तो आपके दो चार्जेस आपके तो Q1 एंड Q2 है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, बट देयर इज अ मीडियम एंड दैट इज अदर देन वैक्यूम, देन द फोर्स गेट्स मॉडिफाइड, दिस बिकम्स फोर्स इन मीडियम एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन बनता है। यहाँ पे इट इज Q1 Q2 by r square, where epsilon is now called as permittivity of the medium। अब जो एप्सिलॉन इसमें है इसको हम permittivity of the medium कहते हैं, permittivity of the medium हम इसको कहते हैं, we call it as permittivity of medium। तो ये permittivity of medium हो सकता है, permittivity of free space हो सकता है, और फिर in comparison to air के साथ अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो आप याद रखिए जो वैक्यूम में दो चार्जेस होते हैं उनमें फोर्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि पूरा फील्ड जो आपका लिंक हो जाता है, तो फोर्स ये मैक्सिमम फोर्स होता है एयर और वैक्यूम में, तो मैं इसको एफ एयर भी लिख सकता हूं यहाँ पे, ये मैक्सिमम फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में। मीडियम में ये फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और इसीलिए हम लिखते हैं मीडियम वाला फोर्स जो है, पहले एयर वाला फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बट अब ये एयर वाला फोर्स कम हो जाएगा ना मीडियम बाय अ फैक्टर दैट इज K, वेयर K इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी एप्सिलॉन नॉट इनटू K को ही हम कहते हैं एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो मीडियम में ये इक्वेशन जो डिजाइन हुई 1/4 पाई
epsilon q1 q2 by r square. It is q1 q2 by r square. So this becomes the formula for force between two charges separated by some distance in a medium other than air or vacuum. तो force बनता है 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square. Actually epsilon होता है epsilon naught into k, where epsilon naught is called as permittivity of free space and k is called as dielectric constant. k को हम इसमें dielectric constant कहते हैं. तो यहां से हम कंक्लूड कर पाए कि epsilon के बदले हम लिख सकते हैं epsilon naught into k, where epsilon is called as permittivity of the medium and epsilon naught is called as permittivity of free space and k is called as dielectric constant. और अगर आप epsilon को epsilon naught से डिवाइड करोगे तो ये k आता है. तो k जो है ये epsilon by epsilon naught है, तो हम इसको relative permittivity का भी नाम देते हैं epsilon r, क्योंकि k जो है it is epsilon by epsilon naught, permittivity of medium to the permittivity of free space, what we call as relative permittivity. तो dielectric constant का और एक नाम आता है dielectric constant. आप इसको कहिए, आप इसको dielectric constant कहिए, dielectric constant, या आप इसको relative permittivity भी कह सकते हैं. we call this as relative permittivity. तो ये बनता है आपका that what is Coulomb's law. The statement for Coulomb's law is that whenever 2 point charges q1 and q2 are separated by some distance r, 2 point charges, then the force between them exists and that force is directly proportional to the product of magnitudes, inversely proportional to square of distance. Combining the equations we have this equation, it is proportionality of constant. इसमें epsilon naught is called as permittivity of free space. इसका वैल्यू ये होता है, फिर 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू आपका ये आ जाता है. फिर मैंने बोला ये फोर्स एयर और वैक्यूम में होता है, बट अगर मीडियम के लिए पूछ लेता है तो आप इस फोर्स को मॉडिफाई कर दीजिए. मीडियम में जो है यहाँ epsilon naught के बदले epsilon आएगा, where epsilon is called as permittivity of the medium. उसके बाद जो है ये जो फोर्स मीडियम में होता है, ये एयर के कंपैरिजन में हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम मीडियम का लिखते हैं फिर से 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. यहाँ k फैक्टर से जो है डिवाइड करते हैं, क्योंकि मीडियम में फोर्स एयर के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए k से डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करने से ही चीजें कम होती है, मल्टीप्लाई करने से वो बढ़ जाती है. जहां k को हम डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट ऑफ द मीडियम कहते हैं, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट या दूसरा नाम अब मैंने इसमें जो आपको ये कैलकुलेट करके दिया, इसको रिलेटिव परमिटिविटी का नाम पड़ता है. तो मीडियम में यही इक्वेशन अब बनती है 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square. इसमें ये epsilon एक्चुअली epsilon naught k के बराबर है, और k हो गया epsilon by epsilon naught, permittivity in medium to the permittivity in free space, what we call as relative permittivity, और इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट कहते हैं. तो ये हमारा पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का. पहला पार्ट यही था हमारा स्टेट कूलम्ब्स लॉ, फिर एक्सप्रेस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. फिर मैंने इसमें एक चीज बोला कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, पोलैरिटी जो है डिसाइड करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा, विच मेक्स इट डिफरेंट देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है बिटवीन टू मासेस, बट आपका जो कूलम्ब्स फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द टू चार्जेस, वेदर दे आर लाइक देन द फोर्स इज रिपल्सिव, दे आर अनलाइक देन द फोर्स इज अट्रैक्टिव. और उसके बाद अब हमें इसको कूलम्ब्स लॉ में भी जो है एक्सप्रेस करना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां से पूछा जाता है. तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है इसके साथ हमेशा पूछा जाता है. दैट स्टेट कूलम्ब्स लॉ एंड देन है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करिए. देखिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां ड्रा करता हूं. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और फिर ओरिजिन से मैं यहां पे स्पेस में बिलीव करता हूं मेरे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज q1 है, दूसरा चार्ज q2 है, और फिर इस q1 की डिस्टेंस जो है यहां से, इस q1 की जो डिस्टेंस यहां से है, तो पोजीशन वेक्टर जिसको आप कहते हो ओरिजिन से, तो ये r1 वेक्टर है, और ये जो q2 की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं मानता हूं ये r2 वेक्टर है. फिर अब आप देख लीजिए, अब ये दो चार्जेस है, मान लीजिए अगर ये लाइक चार्जेस है तो रिपल करेंगे, तो ये इसको रिपल करेगा. जब ये रिपल करेगा q2 से ये दूर भाग जाएगा, और q1 इसको रिपल करके यहां भगाएगा. अगर ये लाइक चार्जेस है तो मैं फिलहाल के लिए मानता हूं ये दोनों लाइक चार्जेस है. अनलाइक के लिए भी आप प्रूव कर सकते हो, लाइक के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस है तो q2 q1 को रिपल करेगा, और वो रिपल्शन वाला फोर्स ये होगा. तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड इज अ वेक्टर, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, क्वांटिटी है फिजिक्स में. इन द सेम फैशन आप q1 भी इसको रिपल करेगा, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ये फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को. अब फोर्स ऑन सेकंड होगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट, इट इज आल्सो अ वेक्टर. तो ये हो गया आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये आप इमीडिएटली इस डायग्राम में बनाएंगे उसके बाद. तो ये q1 पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ सेकंड, फिर q2 पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट, और फिर अब जो ये r जो डिस्टेंस है इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है, इसका हम जो है अगर मैं यहां से यहां की तरफ इस r का डायरेक्शन लूं तो ये बनेगा
R2 to 1, क्योंकि मैं 2 to 1 जा रहा हूं तो वेक्टर बनेगा ये। या आप बोल सकते हो सर मैं यहां से यहां की तरफ ये डायरेक्शन अगर लूं तब 1 से 2 की तरफ अगर आप लोगे तो ये बनेगा R12 वेक्टर। तो ये हमने इसको वेक्टर फिजिक्स में जो है वेरिएबल्स को आप जो है जो वेक्टर क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्वड है तो उनको हम वेक्टर तो तरीके से ही लिख रहे हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर्स आर वेक्टर क्वांटिटीज, और फिर इस जो डिस्टेंस था इसको भी वेक्टर बनाया। पहले अगर आप चार्ज 2 से चार्ज फर्स्ट की तरफ जा रहे हो तो इसकी डिस्टेंस का जो डायरेक्शन बनेगा, जो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है वो R21 बनेगा, और अगर 1 से 2 आ रहे हो आप तो ये R12 वेक्टर ही लिखना पड़ेगा आपको। अब जो है हम लिख सकते हैं, अब वी नो, हम जानते हैं सर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेपरेटेड फॉर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, बट वी आर नाउ राइटिंग कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, तो मैं उसी फोर्स को अब लिख सकता हूं, उसी फोर्स को, अब ये वेक्टर है तो फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड। अगर मैं अब वेक्टरली इसको लिखना चाहता हूं, क्योंकि कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म मतलब फोर्स को वेक्टर लेके चलिए आप, तो फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और फिर अब इसको डायरेक्शन भी है, अब डायरेक्शन क्या है देख लीजिए, फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड, तो डायरेक्शन ये है डायरेक्शन, तो मैं इसको अब डायरेक्शन मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो वो डायरेक्शन जो है वो R21 है, क्योंकि यहां से यहां की तरफ वो डायरेक्टेड है R2 से, है ना, चार्ज 2 से, इसलिए मैं 2 to 1 ले रहा हूं इसकी डायरेक्शन, और यहां कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अब उसको डायरेक्शन असाइन हुई कि इस फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड। डायग्राम में देखो, फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड की डायरेक्शन ये है, इसीलिए आर की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ जा रहा हूं, 2 to 1, और फिर ऊपर कैप कर दिया सर, क्योंकि हम वेक्टर से सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा। मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर कैप आया, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब डायरेक्शन असाइन हुई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर जो है ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर होता है हमेशा ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज यूनिट वेक्टर। फिर मैं लिख सकता हूं F12 हो गया बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर नहीं, सॉरी बच्चे, अब R स्क्वायर नहीं लिख सकते आप, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R हो गया R क्यूब, और ऊपर आ जाएगा अब आपका, तो ये जो R ओरिजिनल वेक्टर जो है ना, ये 2 to 1 वेक्टर है ना, इट इज 2 to 1 जो आपने लिखा तो वो मैंने साथ में लिख दिया, ओरिजिनल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो R ही है, तो R इसके साथ मल्टीप्लाई R क्यूब हो गया, और ये R21 वेक्टर यहां पे आ जाएगा। बट अब हम एक और चीज इसमें ऐड करने जा रहे हैं, बट R21 वेक्टर अगर हम डायग्राम में जाएंगे, तो मैं कलर्स वही रखूंगा, आपका जो ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन आपका यहां है, ओरिजिन यहां है, तो ये हो गया आपका R2 वेक्टर, ये हो गया आपका R2 वेक्टर, यहां पे आपका चार्ज 1 है, दैट इज Q2, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें इसमें कैलकुलेशन में, और ये हो गया आपका दूसरा वेक्टर यहां की तरफ, ये कौन सा वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, और फिर यहां से यहां की तरफ जो वेक्टर लिया मैंने पहले अपनी कैलकुलेशंस में, दैट इज मैंने लिया दैट आई हैव टेकन दिस R21 वेक्टर ले लिया मैंने, R21 वेक्टर, तो मैंने इन वेक्टर्स को फिर से बनाया, देख लीजिए, ये R1 वेक्टर हो गया, ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर, ये R2 वेक्टर है, और फिर R21 वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अब मुझे बोलिए, आपने पढ़ा होगा ये एक वेक्टर हो गया, दिस इज फ्रॉम, है ना, ओरिजिन से टुवर्ड्स द चार्ज, ये भी ओरिजिन से टुवर्ड्स चार्ज, और फिर ये जो है इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए एरो यहाँ की तरफ। अब ये एक आपका जो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स पे बिलीव करने वाला ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये जो है रिजल्टेंट होगा, अगर मैं ऐसे लिखूं कि R1 वेक्टर जो हमारा है वो एक्चुअली होना चाहिए बराबर R2 वेक्टर प्लस जो है R21। क्यों सर? क्योंकि ये दो सक्सेसिव वेक्टर्स है, it is tail to tip, they are two successive vectors and this is a non-successive vector tip to tail, यही रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मैंने लिया R1 वेक्टर इज इक्वल R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। अब ये R21 वेक्टर किसके बराबर है, विच इंप्लाइज R21 वेक्टर जो है वो हो गया बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये R21 वेक्टर जो है यहां पे मैं ड्रॉप कर सकता हूं इन अनदर स्लाइड, तो आई एम एडिंग स्लाइड हियर। अब मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन फर्स्ट
because of second is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. It is q1 q2 divided by r cube और फिर जो आपका r21 वेक्टर है उसके बदले मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, मैं लिख सकता हूं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड। फिर हम प्रूव नहीं करते, हम लिखते हैं सिमिलरली फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। अब जो है सेकंड पे जो फोर्स है फर्स्ट की वजह से मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं होगा। इट इज 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइडेड बाय r क्यूब। और यहां पे आप जो है जब आप वो सारा रिपीट करोगे तो ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर बन जाएगा। दिस रिप्रेजेंट्स आवर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो फर्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, दैट व्हाट इज कूलम्स लॉ। पहले मैंने स्टार्ट किया कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड पॉइंट चार्जेस आर दोस चार्जेस इन फिजिक्स व्हिच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टाइप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फिर हम कूलम्स लॉ पे चले गए। इफ टू चार्जेस आर separated by some distance in air or vacuum, then force is maximum and is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। इसमें epsilon naught is permittivity of free space का वैल्यू, और फिर 1 by 4 pi epsilon naught का वैल्यू आ गया। फिर सर अगर ये एयर और वैक्यूम के बदले और कोई मीडियम, बीच में वाटर आ गया, प्लास्टिक आ गया, गिलास आ गया, तो क्या होगा? तो फिर जो है आपका फोर्स जो मीडियम में है, तो अदर देन दैट मीडियम, जो मीडियम वाला मैंने इसमें ऐड किया था स्लाइड एक, आई हैव एडेड अ स्लाइड हियर, वेयर इज दैट, I have added yes that अगर अदर देन एयर और वैक्यूम आपका मीडियम आ जाए तो फोर्स जो है आपका यहाँ एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन आएगा। और फिर अगर आप एयर के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ आप एयर पहले एप्सिलॉन नॉट ही लिखो और फिर एयर के कंपैरिजन में इस फोर्स को कम करो तो के से डिवाइड करना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट कहते हैं उस मीडियम, उस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को, और फिर इक्वेशन वापस आएगी। और फिर मैंने बोला कि ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। फिर इसमें दूसरा था दैट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसके लिए मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको प्रूव करके दिया इसका वेक्टर फॉर्म जो है डायरेक्शन लेके कैसे लिखा जाता है। और फिर तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन में जो है, इसका तीसरा जो हिस्सा इस क्वेश्चन में है वो ये है दैट वेक्टर फॉर्म भी आ गया। डिफाइन नाउ यूनिट चार्ज। नाउ व्हाट इज यूनिट चार्ज इन फिजिक्स? यूनिट चार्ज का डेफिनेशन आपको जो है इसमें आप ऐड करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यूनिट चार्ज के लिए, नाउ व्हाट इज यूनिट चार्ज? यूनिट चार्ज क्या होता है? देखिए यूनिट चार्ज के लिए मैं मानता हूं मेरे पास दो चार्जेस है Q एंड Q, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तब हमें पता है कि इनमें फोर्स होगा 1 by 4 pi epsilon naught, इट इज Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। बिकॉज आई बिलीव दैट कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने Q स्क्वायर लिया, तो Q1 इज इक्वल Q2। मैं ये बिलीव करके चल रहा हूं कि Q1 चार्ज Q2 चार्ज के बराबर है और वो Q है, और ये आ गया। नाउ इफ अब इनमें अगर r जो है डिस्टेंस है 1 मीटर का, तो आपका फोर्स आ जाएगा बराबर 1 by 4 pi epsilon naught, इट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि r स्क्वायर 1 है, r 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा। नाउ f आ जाएगा बराबर 1 by 4 pi epsilon naught होता है 9 into 10 raised power 9 जो अभी प्रूव किया, मल्टीप्लाइड बाय Q स्क्वायर। अगर मुझे आप यूनिट चार्ज यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है तो मैं पुट करूंगा इसमें, पुट करूंगा अगर फोर्स इसमें इन दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है 9 into 10 raised power 9 का फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में विच इंप्लाइज 9 into 10 raised power 9, तो 9 into 10 raised power 9 न्यूटन का फोर्स अगर इनमें एग्जिस्ट करता है तो ये हो जाएगा यहां से भी 9 into 10 raised power 9 मल्टीप्लाइड बाई Q स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, आपका Q स्क्वायर 1 हो गया और Q हो गया आपका प्लस माइनस 1, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन है दैट इफ यू सेपरेट चार्ज विद इट सिमिलर चार्ज बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो अगर दो सिमिलर चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, देन इफ दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 into 10 raised power 9 न्यूटन ऑन ईच अदर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज 1 यूनिट। तब हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट के बराबर है। दैट्स 1 यूनिट चार्ज का डेफिनेशन। उसके बाद जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है ये, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद एवरी पार्ट के कूलम्स लॉ का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म, और फिर 1 यूनिट चार्ज क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज डाइपोल, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले जो इसके सॉल्यूशन में हम लिखने जा रहे हैं दैट इज व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल का डेफिनेशन आप सबको पता होना चाहिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू
इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, और ये सेपरेट होते हैं एक फाइनाइट डिस्टेंस से, इसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं फिजिक्स में। इट इज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आर, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फिजिक्स में जो है, फॉर एग्जांपल आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, दैट इज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पे नेगेटिव एक चार्ज आया और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, बीच में बॉन्ड लेंगे थे, प्रैक्टिकल डायपोल है। इसी तरह आपका H पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्रैक्टिकल डायपोल है। इसी तरह आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड H पॉजिटिव F नेगेटिव जो है आपका प्रैक्टिकल डायपोल है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एंड देन इन फिजिक्स द एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिकल डायपोल्स आर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसमें बॉन्ड लेंगे तो इनका फाइनाइट डिस्टेंस है और फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। और फिर हम इस डायपोल को थोड़ा सा ऐसे हम बनाते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशंस आसान होती है कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट। फिर हम इसका सेंटर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एज सेंटर ऑफ डायपोल। और फिर सारी डिस्टेंसेस हम हमेशा सेंटर ऑफ डायपोल से ही डिस्कस करते हैं। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस हम a मानते हैं, सेंटर से इस चार्ज के डिस्टेंस a मानते हैं, और टोटल डिस्टेंस हम दो चार्जेस के बीच में जो है, टोटल डिस्टेंस हम दो चार्जेस के बीच में 2a मानते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। वरना बच्चा a/2 ले सकता है, बट 2a लेने से जो है आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। और फिर हम यहाँ पे एक क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। नाउ सर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा होगा दैट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद अ डायपोल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद अ डायपोल होती है, इसको p से डिनोट करते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी जो एसोसिएटेड विद अ डायपोल होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर वन ऑफ द चार्ज, दो में से एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ये हो गया इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। विद एवरी डायपोल देयर इज अ वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। p वेक्टर से हम डिनोट करते हैं इसको, और ये p मैग्नीट्यूड होता है वन ऑफ द चार्ज, दो में से एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हम ऐसे इसको जो है इसकी डायरेक्शन प्लॉट करते हैं। इट्स अ कन्वेंशन दैट वी टेक इट ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे भी अब p वेक्टर आ गया, आपका डिस्टेंस भी वेक्टर आया, क्योंकि अब नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमने इसका डायरेक्ट किया। और q जो है स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज डायपोल मोमेंट। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। सो दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ डायपोल, दैट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल आर दीज थिंग्स: सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एंड देन विद एवरी डायपोल हम क्या करते हैं, उसके एक सेंटर से दोनों चार्जेस की डिस्टेंस, एक्चुअली एवरी डिस्टेंस इन डायपोल इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। और फिर ये डिस्टेंस हम 2a मान के चलते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान होती है। There's a vector quantity associated called as dipole moment, जो है always directed from negative to positive charge, p वेक्टर से डिनोट करते हैं। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, और इसकी डायरेक्शन हम हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर ये व्हाट इज डायपोल, इसके साथ डायपोल मोमेंट भी आप जोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। हमेशा आपके जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हमेशा जो है आपकी सीरीज में ये बना रहता है। तो पहला जो है आपका जो है डायपोल में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हर एक डायपोल की फिजिक्स ये है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये सेंटर ऑफ द डायपोल है, सेंटर से यहां दूरी a है, यहां a है, वो छोड़ दीजिए आप। हर एक डायपोल के लिए आपको पता होना चाहिए इसमें दो एक्सिस होती है। इस एक्सिस को जो अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन एक्ट करती है, इसको हम एक्सियल एक्सिस कहते हैं। वी कॉल दिस एज एक्सियल एक्सिस। और अगर कोई पॉइंट इस पे आप लेते हो तो उस पॉइंट को हम एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। वी कॉल दिस एज एंड ऑन पोजीशन। ये हो गया आपका पहला। उसके बाद दूसरी एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द सेपरेशन आ जाए और सेंटर से पास करे, इस एक्सिस को हम परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं। और अगर आपने इस पे कोई पॉइंट लिया तो उस पॉइंट को हम ब्रॉड ऑन साइड कहते हैं। वी कॉल दैट एज ब्रॉड ऑन साइड। तो वो आपसे पूछ सकता है दैट जो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, कैन यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल एक्सिस, यहां पे आप निकालो, या वो एंड ऑन पोजीशन कह सकता है, या वो कहेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, या इसको ब्रॉड ऑन साइड भी कहते हैं, ब्रॉड ऑन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये दो एक्सिस आपको पता होनी चाहिए डायपोल में। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मैं पहला पार्ट इसका ले रहा हूं। एक्सियल एक्सिस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब एक्सियल एक्सिस के लिए बच्चे, एक्सियल एक्सिस के लिए अगर आपके पास ये दो चार्जेस है, वन इज माइनस क्यू, अनदर इज प्लस क्यू, तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सियल एक्सिस के लिए। आप अगर आप ये डायपोल ले रहे हैं, अगर आप ये डायपोल ले रहे हैं, एक चार्ज आपका माइनस क्यू है, दूसरा चार्ज जो आपका प्लस क्यू है, और ये सेंटर ऑफ द डायपोल है। सेंटर से यहां से जो दूरी है, सेंटर से यहां से जो दूरी है, वो दूरी जो है
सर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। विल वी कंटिन्यू और वी कैन फ्लिप? अगर आपकी दूसरी क्लास है, हाँ, विल कंटिन्यू। ओके, तो अगर आपके पास दो चार्जेस है, दैट इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल, ये दूरी जो है दैट्स ए, ये दूरी भी ए है, और अब वो एक्सियल एक्सिस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो उस एक्सिस को मैं खींच लेता हूं, तो आपको अब पता है एक्सियल एक्सिस ये एक्सिस होती है, और आपसे कहा जा रहा है इस पॉइंट पे हमें फील्ड बोलो। अब इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो दो चार्जेस की वजह से है, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। पहले हम इस पॉइंट की दूरी लेते हैं, और वो दूरी सेंटर ऑफ डायपोल से आर, बिकॉज एवरी डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। अब यहां पे जो फील्ड है आप देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो है, इस चार्ज का नाम मैं रखता हूं, लेट अस नेम इट एज ए, और इस चार्ज का नाम मैं रखता हूं बी। तो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो पॉजिटिव होने की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स होता है, ये आपने पढ़ा होना चाहिए। तो ये ई ए जो है वेक्टर आ जाएगा, ये बाहर की तरफ आया, क्योंकि अगर आप यहां टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसको रिपल करेगा, या आप ऐसे याद रखो फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, तो वो बाहर की तरफ होगा, ये फील्ड है। और नेगेटिव चार्ज का फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड्स होता है, तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड ये है, उसका नाम मैं रखूंगा ई बी वेक्टर। अब आप देख लीजिए यहां पे दो फील्ड्स पॉइंट पी पे है, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से और दूसरा नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब यहां इन दो फील्ड्स की स्ट्रेंथ क्या बराबर है सर? बिल्कुल भी नहीं, ये चार्ज इस पॉइंट के नजदीक है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ये चार्ज इस चार्ज से, इस पॉइंट से दूर है तो इसकी स्ट्रेंथ पुअर होगी। तो ई ए वेक्टर आप लंबा बनाएंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स अस द आइडिया ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो ई ए वेक्टर इससे ज्यादा है। एंड वी नो दैट इन फिजिक्स व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे सिंपली गेट सबट्रैक्टेड। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की तरफ होगा, मैं उस पर लिखूंगा ई नेट। ई नेट कितना होगा सर? आपने वहीं की तरफ क्यों बनाया? क्योंकि ई ए वेक्टर ई बी से ज्यादा है, क्योंकि पॉइंट पी के नजदीक है तो इसका फील्ड ज्यादा होगा, और चार्ज इससे दूर है, चार्ज बी जो है पॉइंट पी से बहुत दूर है, उसका फील्ड जो है वो वीक फील्ड होगा, कम होगा, इसीलिए ये लड़ाई जीतेगा। ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, तो ई नेट की डायरेक्शन ये आएगी। अब अगर आप यहां देखोगे, देयरफॉर वी नो दैट, हम जानते हैं अब जो आपका ई नेट है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपके पास आया, वो अब किसके बराबर हो गया? वो हो गया ई ए वेक्टर माइनस आपका ई बी वेक्टर, ई ए वेक्टर माइनस ई बी वेक्टर के बराबर हो गया, क्योंकि टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन सिंपली गेट सबट्रैक्टेड। और उसके बाद अब हम ई ए निकालेंगे और ई बी निकालेंगे, सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन फर्स्ट। और आप और एक चीज इसमें देखिए, इस डायग्राम में ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू डायपोल मोमेंट डायरेक्टेड होता है, डायपोल मोमेंट हम पी से दिखाते हैं एंड इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड लाइक दिस, वो भी हमने एस्टैब्लिश किया। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में एंगल क्या होता है? वो 0 डिग्री होता है। अब हम ई ए निकालेंगे और फिर ई बी निकालेंगे। नाउ अब ई ए किसके बराबर है सर? अब ई ए किसके बराबर है? तो ई ए जो है आपका, ई ए जो है दैट इज फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज ए, फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज ए हो गया बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक चार्ज का जो फील्ड एट सम डिस्टेंस होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो ये हो गया क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस जो है वो ये है इन दो के बीच में डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट जो है इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी है सर? देख लो, ये आर है टोटल और ये इसमें ए है, तो आर में से ए माइनस करो तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जो है आर माइनस ए होगा, तो ये बनेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये बना आपका ई ए। तो उसके बाद EB जो आपका है, उसके बाद जो EB है आपका दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका Q, क्योंकि उसका भी मैग्नीट्यूड Q है और डायरेक्शन तो पहले ही एस्टैब्लिश की। अब आप डिस्टेंस देखो, ये हो गया R और फिर ये हो गया A, तो पॉइंट P तक जो डिस्टेंस टोटल है यहां से यहां तक ये R है और ये जो बचा हुआ डिस्टेंस A है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है आपकी डायग्राम में, ये डायग्राम जब आप बनाएंगे तो तब 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आप लिखेंगे यहां पे R + A का होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास EA भी है और मेरे पास जो है EB भी है, EB है, और उसके बाद हम इसको ड्रॉप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ ड्रॉप इट इन फर्स्ट, हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में ड्रॉप करने पे अब आपका E नेट जो है, वो है EA माइनस EB। अब मैं EA माइनस EB का वैल्यू ड्रॉप करूंगा, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर, देन माइनस 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। जो वैल्यू हमने पीछे जो है पहले ही कैलकुलेट किए, EA में यहाँ R माइनस ए स्क्वायर और EB में R प्लस A का होल स्क्वायर है। अब यहाँ मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कॉमन चीजें बाहर निकालते हैं तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब बाहर आएगा, अंदर बचा 1 बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, इट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हुआ A माइनस B का होल स्क्वायर इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट यू नो। तो E नेट ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जो है अब यहां आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो, अब आपका जो E नेट है, आपका E नेट जो है ये बना Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आप देख लीजिए A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2RA, फिर माइनस यहां पे है, फिर A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB दैट इज 2RA माइनस 2AB, और फिर यहां पे आप देख लीजिए ये हो गया आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर E नेट आपका जो है E नेट हो गया बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस है, प्लस 2RA, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करिए माइनस R स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करिए A स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये 2RA बन जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए प्लस माइनस जो है इसमें कट जाएगा, देखिए R स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, A स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, 2RA ऐड हो जाएगा, आपका E नेट रिड्यूस हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है अंदर ब्रैकेट में 2RA हो गया 4RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिखता हूं, तो E नेट आपका जो है, अब आपका E नेट जो है दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर ब्रैकेट के अंदर ये 4RA है डिवाइडेड बाय 4RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए यहां पे ऐसे लिखा जा सकता है दैट वी नो कि डाइपोल में अगर आप डाइपोल की बात करें, अगर ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये सेंटर है, यहां से दूरी A है, यहां से दूरी A है, और जो आपने एक्सियल एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया और उसकी दूरी सेंटर से R है, तो हम जानते हैं हम जानते हैं डाइपोल में वी नो दैट A जो है वो लेस देन R होता है। कहां डाइपोल, अगर प्रैक्टिकल डाइपोल NaCl की बात करें, पहले बॉन्ड लेंगे फिर उसका आधा, तो वो बहुत कम होता है, और R आप एक्सियल पॉइंट पे कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, तो A जो है R से बहुत कम होता है, और अगर A बहुत कम होता है तो A स्क्वायर तो R स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, क्योंकि स्क्वायर करने पे छोटी चीजें और छोटी होती है, जैसे 0.5 पहले छोटा है, 0.5 का स्क्वायर 0.25 बन जाता है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, आपका E नेट का इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर 4RA है डिवाइडेड बाय देखो A स्क्वायर कट गया, जब A स्क्वायर खत्म हुआ क्योंकि A स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड नाउ, इस पे आ गया R रेज्ड पावर 4, R हम एक निकाल सकते हैं, और फिर E नेट आपका फील्ड बन जाएगा बराबर हम Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब देख लीजिए, अब आप लिख सकते हैं यहां पे यू कैन राइट इट 2A मल्टीप्लाइड बाई 2, तब भी वो 4A आ जाएगा डिवाइडेड बाय RQ। अब देख लीजिए, बट हम जानते हैं दैट Q इंटू 2A होता है डाइपोल मोमेंट, बट Q इंटू 2A हो गया आपका P, व्हाट वी कॉल एज डाइपोल मोमेंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एक्सिस पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन अब हम लिख सकते हैं, ये 2 तो है ही यहां पे, ये 2 है ही, और इसके बदले P हो गया 2P by R cube. This represents the net electric field on the axial axis of an electric dipole. तो ये हो गया आपके 5 मार्क्स का डेरिवेशन जो किसी न किसी सीरीज में पूछा जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught 2P by R cube. 2P by R cube जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल एक्सिस पे जो है प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस द नेट फील्ड इज 1/4 pi epsilon naught 2P by R cube.
बाकी इंशाल्लाह और रहमान इसका जो दूसरा पार्ट है वो कल आ जाएगा।